तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था? तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था? न था कोई रकीब तो आखिर नाम किसका था? सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ईरान में क्या हो रहा है, ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया इस बात से बाखबर है कि ईरान में हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है और इसका मकसद क्या है। साथ ही साथ ईरान में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे असल में किसका हाथ है और इससे किसको फायदा होने वाला है। ईरान में सड़कें ब्लॉक हैं, जगह जगह प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। एक तरफ हिंसक प्रदर्शन को अमेरिका और इजराइल की हिमायत हासिल हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगातार इन प्रदर्शनों को हवा दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ईरान में मौजूद संस्थाओं पर धावा बोलने के लिए कह रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं कि तुम अपने काम में लगे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारी मदद पहुंचने ही वाली है। कब पहुंचने वाली है इस बारे में छोड़ दीजिए। एक तरफ इंटरनेशनल मीडिया लगातार ईरान की इस्लामिक हुकूमत पर बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारियों के कत्ल का इल्जाम लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान में मारे जाने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद में मजीद इजाफा होता जा रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन से चलने वाली इंटरनेशनल मीडिया कह रही है कि 12,000 से ज्यादा ईरानियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है, प्रदर्शनकारियों को मारा जा चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली पत्रकार भी इस बात को कबूल कर रहे हैं कि ईरान में हथियार भेजे गए हैं जिनके दम पर ही ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को मारा जा रहा है। एक तरफ ईरान के अफसर कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल ही ईरानियों के असल कातिल हैं। ईरानी अफसर कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल ने दाइश यानी सबसे खूंखार संगठन, सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन आईएसआईएस को भेजा है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरानी अफसर ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि उनके पास ऐसे ढेरों सबूत हैं जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि ईरान में हिंसा भड़काने के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। अगर ईरान के पास तेल ना होता तो अमेरिका को ईरानियों की चिंता ना होती। 12 रोज तक चलने वाले जंग के दौरान इन्हीं ईरानियों को इजराइल ने मौत के घाट उतार दिया और उन्हीं ईरानियों की अब बेनियामिन नेतन्याहू को चिंता हो रही है, फिक्र से दुबले पतले हुआ जा रहा है। मीडिया इस पर दो खेमों में बढ़ चुकी है, एक ईरानी मीडिया और दूसरा इंटरनेशनल मीडिया। इंटरनेशनल मीडिया में सीएनएन भी है, तुर्की का अनादोलू भी है, अल जजीरा भी है, बीबीसी भी है, एबीसी भी है, सीबीसी भी है, न्यूयॉर्क पोस्ट भी है, न्यूयॉर्क टाइम्स भी है, वॉशिंगटन पोस्ट भी है, द वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे तमाम मीडिया संस्थान ईरान की खबरों से सराबोर हैं। ये तमाम के तमाम गैर ईरानी मीडिया संस्थान हैं जिनकी खबरें अपने आप में बहुत मायने रखती हैं। इनको निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाना जाता है, काफी न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन मुस्लिम देशों के मामले में इन पर एक बदनुमा दाग है। खासकर अरब देशों की मीडिया को अगर छोड़ दिया जाए, मुस्लिम देशों की मीडिया को अगर छोड़ दिया जाए, तो जो भी अमेरिकन और ब्रिटिश मीडिया हैं इन पर बहुत बड़ा बदनुमा दाग लगा है। इनकी रिपोर्ट्स को बायस माना जाता है। ये पश्चिमी देशों के प्रोपेगेंडा को पुश करती हैं, उन्हें आगे बढ़ाती हैं और दुनिया में एक खास नैरेटिव, एक खास लॉबिंग तैयार करती हैं। खासकर अमेरिकी मीडिया और ब्रिटिश मीडिया पर यह इल्जाम बरसों से लगता रहा है। अफगान वॉर में चाहे देख लीजिए, वियतनाम वॉर में देख लीजिए, लीबिया में देख लीजिए, चाहे फिर इराक में देख लीजिए, यहां तक कि गजा फलस्तीन के मामले में भी अमेरिकी और ब्रिटिश मीडिया की इज्जत धूमिल हो चुकी है। पर जब बात ईरान की हो रही है तो ईरान में बदअमनी फैलाने का इल्जाम ईरान की हुकूमत अमेरिका और इजराइल पर लगा रही है। ईरान में होने वाली हिंसा और कत्ल के लिए विदेशी ताकतों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लंदन से चलाए जाने वाले ईरान इंटरनेशनल ने 12,000 से ज्यादा लोगों के कत्ल का दावा किया है। अब यह भी कितने हैरानी की बात है कि नाम है ईरान इंटरनेशनल, इसे ईरानियों के जरिए चलाने का दावा भी किया जाता है, पर यह चलता लंदन से है। रॉयटर्स, बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि हिंसा काफी ज्यादा हो रही है। आंख और सिर में गोली लगने जैसी वारदात भी सामने आई है। 16,000 से ज्यादा गिरफ्तारियों के दावे भी किए जा रहे हैं। इंटरनेट बंद करके जानकारी छुपाई जा रही है, ऐसा ईरान के ऊपर इल्जाम लग रहा है। ईरान में कितने लोगों की मौत हुई है इसका कोई सटीक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ईरानी हुकूमत की तरफ से यही बताया जा रहा है कि दंगाइयों के पास असलहे हैं, हथियार हैं और इन्हीं के जरिए आम लोगों का कत्ल किया जा रहा है। लोगों के गले काटे जा रहे हैं, सिर में गोली मारी जा रही है, यहां तक कि स्नाइपर से गोली मारने की वारदात भी सामने आ चुकी है। और इन हमलों में सैकड़ों सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी एहलकार मारे जा चुके हैं।
ईरान में मारे गए लोगों का सरकारी तौर पर कोई भी तयशुदा आंकड़ा मुकर्रर नहीं है। बस इतना ही सामने आ रहा है कि बहुत से लोगों की शहादत हुई है। गौर करने वाली बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस मामले में बहुत बड़े पैमाने पर रिपोर्टिंग की है। रॉयटर्स, एसोसिएटेड प्रेस, बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने सख्त कार्रवाई शुरू होने के बाद 18,000 से ज्यादा गिरफ्तारियों का दावा किया है। सीएनएन ने 2400 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा किया है। रॉयटर्स ने HRALA के हवाले से 2500 से ज्यादा यानी 2500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा किया है। एसोसिएटेड प्रेस ने 2571 लोगों के मारे जाने के दावे किए हैं। द गार्जियन ने भी 2500 से ज्यादा लोगों के मौत के दावे किए हैं। बीबीसी ने भी 2000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने के दावे किए हैं। यहां तक कि सीबीसी न्यूज ने 12,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की बात कही है। इसलिए ज्यादा सटीक आंकड़े होने का दावा कोई नहीं कर सकता। सरकारी खामोशी कहीं ना कहीं इस ओर इशारा दे रही है कि 2000 से ज्यादा ईरानियों की मौत हो चुकी है। एक स्वतंत्र मीडिया होने के नाते टाइम्स मेल भी किसी भी सटीक आंकड़े का दावा नहीं कर रहा और ना ही एक तरफा बात कर सकते हैं। किसी भी मुल्क में जब अंदरूनी बगावत शुरू होती है तो कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों का हाथ होता है। ईरान में तो खुलकर नाम नेहाद प्रोटेस्टर्स और दंगाइयों को विदेशी मदद दी जा रही है। इजराइल खुलकर मदद कर रहा है, अमेरिका भी खुलकर मदद कर रहा है, उनको अपनी हिमायत दे रहा है, उकसा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने ईरानी अफसरों के साथ होने वाली तमाम मीटिंग्स को कैंसिल कर दिया है। ईरान के प्रदर्शनकारियों को ट्रंप ने अपनी संस्थानों पर कब्जा करने के लिए कहा है। मंगल के रोज ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मदद आ रही है, ईरानी देशभक्तों, विरोध प्रदर्शन जारी रखो, अपनी संस्थाओं पर कब्जा करो, कातिलों और जालिमों के नाम गोपनीय रखो, पोशीदा रखो, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर मिलिट्री अटैक की धमकी भी दे रहे हैं ताकि ईरान पर अमेरिका का दबाव बनाया जा सके। इसके लिए बाकायदा ईरान के साथ कारोबार करने वालों पर 25% का टैरिफ भी लगाया गया। उन्होंने अमेरिकी नागरिकों को फौरन ईरान छोड़ने के लिए भी कह दिया है। यानी कुछ तो ऐसा होने वाला है, कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर बड़ा होने वाला है जो किसी ने अंदाजा नहीं लगाया होगा। कितना बड़ा होगा, क्या होगा, इस बारे में कुछ भी ठीक से नहीं कहा जा सकता। सिर्फ कयास आराइयां ही है चारों तरफ। ट्रंप ने मदद का भरोसा तो दिया, लेकिन जब पत्रकारों ने ट्रंप से मदद आ रही है इस अल्फाज का मायने पूछने की कोशिश की तो ट्रंप ने इसे जाहिर करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है, पर इसके मायने आपको ही तलाशने होंगे। ऐसा कहकर ट्रंप ने अपने इस कोड वर्ड से पल्ला झाड़ लिया। सीबीसी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान की सरकार प्रदर्शनकारियों को फांसी देती है तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा। यह भी कहा कि उन्हें अभी तक इस बारे में सटीक आंकड़े नहीं मिले हैं कि ईरान में कितने लोगों की मौत हुई है। वहीं दूसरी तरफ ईरानी अफसर बार बार अमेरिका पर ईरान में बदअमनी फैलाने का इल्जाम लगा रहे हैं। हाल ही में ईरान के एक बड़े मिलिट्री अफसर अब्दुल रहीम मुसावी ने यहां तक दावा किया है कि ISIS के हथियारबंद लोगों को इजराइल और अमेरिका ने ईरान के भीतर तैनात कर दिया है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अल जजीरा को दिए अपने विशेष इंटरव्यू में कहा है कि ईरानी अफसरों के पास विदेश से आ रही आवाजों की रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिसमें आतंकवादी अपने एजेंटों को पुलिस और प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के हुक्म दे रहे हैं। यानी अगर इनकी बातों को भी सच मान लिया जाए तो इससे यही पता चलता है कि ईरान में जो हमले हो रहे हैं, जो प्रदर्शनकारी मारे जा रहे हैं, जो पुलिस अफसर, जो सिक्योरिटी एहलकार मारे जा रहे हैं, उनको निशाना बनाने वाले ISIS के आतंकवादी हैं। खैर, मंगल के रोज एक पोस्ट में ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारिजानी ने कहा कि ट्रंप और इजरायली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ईरान के लोगों के असल कातिल हैं। फ्रांस और कतर अमेरिका के बड़े करीबियों में शुमार हैं, लेकिन फ्रांस और कतर दोनों ही ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शनों और अमेरिका के जरिए तनाव बढ़ाने की कोशिशों को शांत कराने में लगे। वो नहीं चाहते कि खत्ते में कोई जंग हो। रूस भी वार्निंग दे रहा है, पर सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। कोई ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अमेरिका और इजराइल को आंख दिखाने की कोशिश नहीं करता। बयान देकर रस्म अदायगी हो रही है। सबको मालूम है कि अगर जंग होगी
तो समंदर में तेल के जहाज कैसे जाएंगे, कारोबार कैसे होगा, रूस को ईरान के हथियार कैसे जाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर भी कह चुके हैं कि जो भी दुश्मन की मदद करेगा या फिर किसी तरह से मदद में शामिल हुआ तो फिर हम उस पर भी हमला करेंगे। खैर, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जितनी भी खबरें चल रही हैं वो ईरान के जराये के हवाले से बताया जा रहा है। ना तो नाम नेहाद ईरानी अफसरों की पहचान जाहिर है और ना ही उनका कोई ओहदा मालूम है। वो किस डिपार्टमेंट से हैं ये भी बिल्कुल क्लियर नहीं है। फिर भी आप सोच कर बताइए कि जो लोग 2,500, 12,000, 20,000 तक मौत का आंकड़ा पेश कर रहे हैं, क्या वो आंकड़े मामूली हैं? इतनी बमबारी, इतनी फायरिंग और इतना खुला नरसंहार के बावजूद इजराइल ने गाजा में 2 साल में 70,000 से ज्यादा लोगों का कत्ल किया। जख्मी जितने हुए उनके तो आंकड़े ही ठीक नहीं। वहां खुलेआम नरसंहार हो रहा था और ऐसे में महज हफ्ते दिन के अंदर अगर 12 से 20,000 लोगों के मौत का दावा किया जा रहा है तो इससे इन आंकड़ों पर बहुत बड़ा सवाल उठता है। साथ ही यह भी सवाल उठता है कि इन लोगों की मंशा आखिर क्या होगी। इजराइल के चैनल 14 के पत्रकार ने ट्विटर पर लिखकर बताया है कि विदेशियों के जरिए ईरान में प्रदर्शनकारियों तक हथियारों की सप्लाई की जा रही है और इसी वजह से सैकड़ों सरकारी कर्मचारियों की मौत हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि हर कोई अंदाजा लगाने के लिए बिल्कुल आजाद है कि इसके पीछे आखिर किसका हाथ है, कौन है। हम अक्सर अपने एपिसोड में इस बात को बताते रहते हैं कि जब किसी देश में तख्ता पलट किया जाता है तब तख्ता पलट से पहले उस मुल्क में दूसरे मुल्कों के जरिए हथियार बांटे जाते हैं, फिर उनके जरिए तख्ता पलट किया जाता है। इसके बावजूद भी मनचाही हुकूमत नहीं आती तो फिर जिन जिन लोगों को हथियार बांटे गए थे उन लोगों को अमेरिका, यूरोप, इजराइल जैसे मुल्क आतंकवादी घोषित करते हैं और फिर उन पर बमबारी शुरू हो जाती है और वहीं से शुरू हो जाता है गृह युद्ध, जैसा आप सीरिया में देख सकते हैं, जैसा आप इराक में देख सकते हैं, जैसा आप लीबिया में देख सकते हैं और कुछ यही हालात आपको अफगानिस्तान में देखने को मिले। और अब वही रुख मोड़ने की कोशिश हो रही है ईरान की तरफ। यानी तरबूज चाकू पर गिरे या चाकू तरबूज पर गिरे, हर हाल में कटना तरबूज को ही होता है। खैर, आप बखूबी समझ सकते हैं कि तरबूज कौन है और छुरी से क्या मुराद है। ताक देहलवी ने क्या खूब फरमाया है, वफा करेंगे निभाएंगे बात मानेंगे, वफा करेंगे निभाएंगे बात मानेंगे, तुम्हें भी याद है कुछ ये कलाम किसका था। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन भी जरूर से जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाया करे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।